हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके, माय नेम इज मंजीत एंड आई एम हियर टू टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सीसैट पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने। एक सेशन मैंने लाइव सेशन लिया था 5 आवर्स का, जिसमें आई हैव टॉट स्टार्ट टू एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या जरूरत है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वहां पे मैंने 40 क्वेश्चंस 40 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए थे। ओके, इन दिस सेशन आई विल सॉल्व 20 ऑड मोर क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, 2025 पेपर के लिए। ओके, सो इफ यू वांट के डिटेल में पूरा देखना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, एंड आफ्टर दैट अगर क्विक रिवीजन के लिए चाहिए तो यू कैन यूज दिस वीडियो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट द पीडीएफ फॉर दिस लेक्चर तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल डू दिस। ओके, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग 5 रूल्स। 5 रूल देखेंगे कैसे कैसे एलिमिनेशन कर सकते हैं, ऑप्शन का एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो वो देखेंगे, एंड देन वी विल लुक एट 5 कीवर्ड्स और 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इनिशियली विल स्टार्ट विद द एलिमिनेशन टेक्निक। क्यों यूज कर सकते हैं उसको, क्या उसका फायदा है, और क्या क्या तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स का क्या क्या मतलब होता है, उन पैसेजेस में जब ये कीवर्ड आते हैं तो आपको क्या क्या ढूंढना होता है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 साल में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, वो है। सो इफ यू सी, जो कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, दीज मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्रक्स बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फो बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि जिसमें हम स्कूल्स में सॉल्व नहीं करते थे, फेचिंग द डेटा फ्रॉम द पैसेज, के पैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसमें से कुछ डेटा निकाल के हमको आंसर करना है, वो। फिर implication based, inference based and assumption based. So I will tell you first the elimination technique and then I will tell you all these words in detail कि कैसे कैसे इन questions को आपको attempt करना है। If you see in the last 5 years तो आप देखोगे distribution में हर एक type of question से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपका रीजनिंग और क्वांट में होता है, वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से अलग अलग में हर बार आया। जैसे रिसेंटली इफ यू सी, अजम्पशंस के क्वेश्चन ज्यादा है, फिर बीच में इन्फो बेस्ड, कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, राइट। यहां पे देखोगे तो अगेन अजम्पशन बेस्ड, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, अजम्पशन और इन्फेरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। तो हम सारे के सारे देखने वाले, ठीक है। उससे पहले लेट सी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हाउ टू गो अबाउट इट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू अवॉइड, व्हाट टू अवॉइड, ठीक है, व्हाट टू अवॉइड व्हाइल सॉल्विंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो फर्स्ट थिंग इज नो स्पीड रीडिंग, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। वाई? अभी यूपीएससी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और बाकी जो हम दूसरे एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं या जो हम स्कूल्स में करते थे, दोज आर डिफरेंट। क्यों? वहां पे मोस्टली पैसेज में से बस इन्फो फैशिंग करनी होती थी हमको, कि पैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। यूपीएससी वांट्स यू टू एनालाइज द पैसेज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी आपको उस डेटा को एनालाइज करके खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहता है ऑथर, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जल्दी सॉल्व करो। पहली बात तो सीसैट क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 200 स्कोर नहीं करना है, तो यू कैन टेक योर टाइम व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। सो नो स्पीड रीडिंग, आराम से पहले पैसेज पढ़ो, मेन आइडिया, मेन मैसेज क्या है पैसेज का वो समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर मेन आइडिया नहीं पकड़ पाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत करोगे, क्योंकि आपको जो भी स्टेटमेंट्स मिलते हैं यूपीएससी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, दोज आर वेरी क्लोज। तो आपने अगर बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़ के समझा नहीं है तो व्हाट यू विल डू इज, आपके जनरल स्टडीज के बायस की वजह से और आपका पर्सनल जो बायस होगा उसकी वजह से आप रॉन्ग ऑप्शन चूज करोगे। तो नो स्पीड रीडिंग, आराम से पढ़ना है, राइट। दूसरा, अवॉइड जीएस बायस एंड योर पर्सनल बायस, ठीक है। ये क्या कि आपका एक तो जीएस का नॉलेज छोड़ दो,
पहला पेपर हो जाएगा, उसके बाद सीसैट में जीएस का नॉलेज मत लगाओ। दूसरा, आपके पर्सनल बायसेस, आपको लगता है कि हाँ करप्ट होते हैं ऑफिसर्स या फिर है ना एग्जीक्यूटिव्स करप्ट होते हैं, और अगर आपको पैसेज में बोल रहा है एग्जीक्यूटिव्स आर वर्किंग वेरी वेल, वहां पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, तो आपको वो मानना है। आपको पर्सनली जो लगता है वो छोड़ देना है जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो वो चीज को आपको अवॉइड करना है। थर्ड, वोकैबुलरी की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो पैसेजेस देते हैं उसको ओवरऑल अगर आपको आइडिया समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू। हमको हर साल 27 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 27 में से इफ यू आर एबल टू डू 17 to 20 बहुत है, आराम से आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन, राइट। तो ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करना है, हमको चूज करने इजी और मीडियम क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट और जो बहुत ही ट्रिकी लग रहे हैं जहां पे आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा, अवॉइड दोस क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ओके, सो ये दोनों चीज करनी है। इसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट, सबसे पहले रीड दी क्वेश्चन, ठीक है, देन कम टू दी पैसेज। व्हाई? बिकॉज अभी पैसेज में आपको ढूंढना क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, कि क्या क्या हो सकता है। पैसेज पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या क्या ढूंढ सकते हो, पहले आपको मिलेगा मैसेज, मेन आइडिया, फिर आप क्रक्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्रक्स और मैसेज जब क्लियर होगा देन ओनली यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स एंड यू कैन फाइंड इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस एंड योर अजम्पशंस, राइट। तो अभी ये जो कीवर्ड्स पता नहीं होंगे हमको ढूंढना क्या है, तो तब तक क्या पढ़ना है, पैसेज को कैसे एनालाइज करना है वो कैसे पता चलेगा। अगर मैसेज ढूंढना है तो एक स्पेसिफिक चीज ढूंढनी होती है उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, वो कैसे करना है। क्रक्स होगा तो वो कैसे करना है, इंप्लीकेशन के क्वेश्चन है तो वो कैसे करने हैं, इन्फेरेंस के क्वेश्चन है तो वो कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो पहले क्या करो, क्वेश्चन देख लो कि बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इट इज, राइट। उसके बाद पैसेज पढ़ो, तो आपको दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा वापस पैसेज पढ़ा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पहले ही देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन गो टू दी पैसेज, आराम से डिटेल में पैसेज को एनालाइज करो, गेट टू दी मेन मैसेज और मेन आइडिया ऑफ दी पैसेज। ये हर में जरूरी है। जब तक आप मेन आइडिया कैच नहीं करोगे, आप इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस और अजम्पशंस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, राइट। तो दिस शुड बी योर पैटर्न के इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, 5 तो एलिमिनेशन टेक्निक चाहिए कि किस तरीके से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं, और इन सब वर्ड्स का मीनिंग चाहिए कि अगर ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मुझे ढूंढना क्या है पैसेज में, राइट। सो विल स्टार्ट विद द एलिमिनेशन टेक्निक। देखेंगे 5 तरीके से आप, मैंने उसको 5 कैटेगराइजेशन किया है कि 5 तरीके में आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, किस किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। विल लुक एट दोस टाइप्स फर्स्ट, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दिस वर्ड्स, राइट। सो फर्स्ट इज दिस, हाउ टू एलिमिनेट। अब एलिमिनेशन टेक्निक जरूरत क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा क्या, ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, एंड दूसरी चीज दैट विल इंक्रीज इज योर स्पीड, राइट। अभी यूपीएससी में बिकॉज दी 4 ऑप्शंस आर सो क्लोज, है ना, तो आपको डायरेक्टली अगर आप आंसर ढूंढने जाओगे तो 4 में से 2 बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, उसमें से एक चूज कर लोगे गलत वाला एंड यू विल एंड अप गेटिंग नेगेटिव मार्क्स। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, आपको करना क्या है, यू हैव टू एलिमिनेट द 3 रॉन्ग ऑप्शंस एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज रिमेनिंग इज योर आंसर। 4 में से 3 को एलिमिनेट करना है ना, और जो लास्ट में बच जाएगा दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर द पैसेज। सो हमेशा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड द आंसर डायरेक्टली, आप करो क्या, पहले एलिमिनेट करो 3 ऑप्शंस और लास्ट में जो बच जाएगा दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। क्यों, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में आपको जैसे डायरेक्टली एक स्पेसिफिक आंसर आता है, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जरूरी नहीं है। बहुत बार आपको लगेगा पैसेज पढ़ने के बाद चारों सही है, चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, अगर ऐसे जनरल कोई भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि चारों स्टेटमेंट सही तो बोल रहे हैं, बट वो हमारे चारों आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं। सो हमको एक पे कैसे पहुंचेंगे, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड रीजंस टू एलिमिनेट डिफरेंट ऑप्शंस, और लास्ट में हमारा जो ऑप्शन बचेगा दैट विल बी आवर आंसर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच इज कि हाउ टू गेट टू द आंसर, ठीक है। एग्जाम में भी वही करना है आपको, आंसर्स लाने। 1 या 2 घंटे में कोई भी आपको रीडिंग नहीं पढ़ा सकता कि रीडिंग ऐसे करनी होती है ना, वो हैबिट है, वो आपका लंबे टाइम से चला रहा है। व्हाट आई कैन टीच यू या व्हाट आई कैन कन्वे टू यू इज हाउ टू गेट टू दी आंसर्स। और अगर ये सेशन के बाद आपके 5 से 7 क्वेश्चंस भी हो गए और एक्स्ट्रा, दैट इज वेल एंड गुड, राइट, इंप्रूवमेंट ही होगा आपके स्कोर में। सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर एलिमिनेशन, ओके। तो इस पे चलते हैं। द फर्स्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। तो ये हम कब बोलते हैं,
whenever these options introduce new information or ideas that are not discussed in the passage. तो हमको जब भी कोई ऑप्शन मिलेगा, जब भी कोई ऑप्शन मिलेगा जो डिस्कस ही नहीं किया गया है पैसेज में, कहीं पे रिलेवेंस मिल ही नहीं रहा है, राइट, तो हम ये वाली चीज यूज करेंगे कि उसको बोलेंगे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. ठीक है, अभी फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हो रहा है बात, है ना, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं पे डिस्कस्ड ही नहीं है पैसेज में, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके एक अगर हमको ऑप्शन मिलता है तो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इवन इफ वो स्टेटमेंट एमएसपी के हिसाब से सही है, राइट, करेक्ट दिया हुआ है, तब भी वो गलत है क्योंकि पैसेज पे नहीं है कहीं पे भी वो इंफॉर्मेशन, राइट, तो उसको हम हटा सकते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन साउंड्स फैक्चुअली करेक्ट. मैंने जैसे बताया आपको एक एग्जांपल, फैक्चुअली करेक्ट होगा बट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, इसीलिए हम इस टाइप के ऑप्शंस को बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज बोल के एलिमिनेट करेंगे, राइट. इट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द कोर आर्ग्यूमेंट. तो अगर आपको कोर आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया, ठीक है, स्टिक टू द कोर आर्ग्यूमेंट. अगर कोर आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया तो आपको मतलब मेन आइडिया समझ में आ गया पैसेज का क्या है, तो आप इस तरीके के ऑप्शंस को हटा सकते हो. एक एग्जाम्पल के लिए, राइट, ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है, पैसेज इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. सो द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रिड्यूस कार्बन इमिशंस, राइट. So this is factually true but not related to the agriculture, hence beyond the scope of the passage. तो अगर पूरा का पूरा passage is impact of climate change on agriculture, वहां पे electrical vehicles are not discussed. So what you can do is you can eliminate this option. This is beyond the scope of the passage. Okay? इस तरीके से आएगा तो इसको कर लोगे. पहला ये हो गया हमारा टाइप एलिमिनेट करने का, राइट. तो फर्स्ट इज दिस. नेक्स्ट देखते हैं What is the next elimination technique? Second is this कि हमारे पास कभी कभी क्या होगा, पार्शियल करेक्ट ऑप्शंस होंगे जहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट या सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ वर्ड या कुछ हाफ सेंटेंस होगा विच इज नॉट अलाइंड विद द पैसेज, तो हमको उनको भी एलिमिनेट करना है. दीज ऑप्शंस कंटेन अ मिक्स ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. हाउ टू आइडेंटिफाई दीज? The first half of the option may be true, but the second half distorts the passage meaning. They are tricky and misleading, तो हमको उसको eliminate करना है. For example, role of women in leadership is discussed in the passage. ठीक है? So women are increasingly taking leadership roles. This is aligned with the role of women in leadership. ठीक है? लेकिन second देखो क्या part है? But lack the skills to succeed. सो अगर पॉजिटिव टोन में अगर पूरा का पूरा पैसेज बात कर रहा होगा अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन लीडरशिप, सो ये वाली चीज तो उसके साथ अलाइन होगी फर्स्ट पार्ट, बट सेकंड पार्ट अलाइन नहीं होगा. ठीक है, सो ओवरऑल अगर कुछ भी पार्ट है ऑप्शन का जो नहीं अलाइंड है पैसेज से, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं पार्शियली करेक्ट बोल के. ठीक है, सेकंड इज दिस कि हम पहले बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज से एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा पार्शियली करेक्ट. ओके, थर्ड देखते हैं contextually wrong options. Now if the passage is written in a positive tone और एक ऑप्शन है जो पूरा नेगेटिव टोन में बात कर रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में, सस्टेनेबिलिटी है सपोज, ठीक है, सारे क्या क्या मिटिगेशन प्लान्स हो सकते हैं, क्या क्या करके हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं उसकी बात कर रहा है, एंड एक स्टेटमेंट आता है सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉसिबल, राइट, तो वो कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है. सो दीज ऑप्शंस मिस इंटरप्रेट द कोर आइडिया ऑफ द पैसेज. अगेन you have to identify the core idea के बात क्या कर रहा है ऑथर ने जो लिखा हुआ है पैसेज, दैट इज ट्राइंग टू कन्वे व्हाट, वो हमको पता होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई दीज टेक्निक्स. तो कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन हटा दोगे. ओके, राइट, द ऑप्शन ट्विस्ट द मीनिंग ऑफ की आर्ग्यूमेंट्स, इसीलिए, एंड इट इग्नोर्स द ऑथर्स टोन, इंटेंट और व्यू पॉइंट. राइट, टोन क्या होता है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, राइट, कि हम अगर पॉजिटिवली किसी के बारे में सोचते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, तो हम पॉजिटिव टोन में लिखेंगे. नेगेटिव अगर हमारी थिंकिंग होगी किसी टॉपिक के ऊपर तो हम नेगेटिवली लिखेंगे. और कभी कभी बैलेंस्ड अप्रोच भी हो सकती है कि यू कैन से कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव क्या है वो भी बता दिया, नेगेटिव क्या है वो भी बता दिया, तो बोथ साइड्स आर कवर्ड, राइट, तो बैलेंस्ड अप्रोच हो. ओके, फॉर एन एग्जांपल, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. The passage is about importance of renewable energy. Renewable energy is unreliable and cannot meet global energy demands. Now the passage is about importance of renewable energy. मतलब
क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएगा वो पैसेज में, है ना। लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट आया रिन्यूएबल एनर्जी इज अनरिलायबल एंड कैन नॉट मीट ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स, तो दिस इज अगेंस्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शंस को हटा देंगे, राइट। व्हाट दिस एलिमिनेशन डू इज, आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू द राइट आंसर है वो बढ़ जाएगी, है ना। बहुत सारे केसेस में दो ऑप्शन तो आप इतनी जल्दी हटाओगे, देखते ही आपको दो में से ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 4 स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, ट्रू इन रियल वर्ल्ड बट इनकरेक्ट एज पर दी पैसेज, तो ये वाला क्यों है, बिकॉज ऑफ योर जनरल स्टडीज बायस, खुद को जो सही लगता है या गलत लगता है, या आपने जीएस में जो पढ़ा है उसके वजह से आपको क्या सही और गलत लगता है, उसके बेसिस पे आंसर नहीं करना है। स्टिक टू दी पैसेज, अवॉइड दीज, स्टिक टू दी इन्फो इन दी पैसेज ओनली। ओके, पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है स्टिक टू इट ओनली, वही हमारे लिए मेन चीज है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, पैसेज ही देखना है, राइट। These options are factually true in reality but not supported by the passage. Factually true but not supported by the passage. The option aligns with general knowledge but contradicts the passage argument. UPSC expects you to stick to the passage perspective, not your knowledge. तो इसीलिए दूसरा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम जीएस का नॉलेज छोड़ दो। अगर कोई जनरल टर्म आ गया, कीस्टोन स्पीसीज आ गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आ गया, तो वो पता होना चाहिए होता क्या है, दैट्स इट। वहां के आपके जो बायस है वो यहां नहीं लाने कि हाँ इंडिया में ये कंडीशन है उसकी वजह से इस तरीके से चीजें होती है तो यहां पे भी ऐसे ही होगा। नो, यहां पे होगा पैसेज में क्या लिखा है उसके बेसिस पे सब कुछ, राइट। एग्जाम्पल के लिए बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर पैसेज दिया हुआ है पूरा एंड यहां पे दे दिया है कि कन्वेंशनल फार्मिंग इज मोर प्रॉफिटेबल देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो पहली बात तो देखो इसमें दो से हटा सकते हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपेयर किया जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, अगर वो भी डिस्कस नहीं है तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज से भी आप इसको हटा सकते हो, राइट। तो इसलिए आप इन सब ऑप्शंस को यहां से हटा सकते हो। दिस मे बी ट्रू इन रियल लाइफ बट इफ द पैसेज प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो इसीलिए आप इसको हटा दोगे, ये वाला ऑप्शन आपके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द फोर्थ। फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होते हैं, दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं, इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एक्सट्रीम वर्ड्स ऑफन इंडिकेट ओवर जनरलाइजेशन और रिजिड कंक्लूजन्स, ठीक है। इसके वजह से होता क्या है, मेकिंग सच आंसर्स चॉइस लेस लाइकली टू बी करेक्ट। व्हाट आर दीज वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स, ओनली, मस्ट, नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरी, नन, ऑल, नेवर, ऑलवेज, तो ये है ना पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ते। अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हो कोई भी पॉसिबिलिटी के बिना, तो मोस्टली वो गलत होते हैं अनटिल अनलेस पैसेज भी एक्सट्रीम हो। पैसेज भी एक्सट्रीमली लिखा जा सकता है ना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर वो एक्सट्रीमिटीज में दिखा हुआ है, एक्सट्रीमिटीज में लिखा हुआ है, तो फिर आपका ऑप्शन भी एक्सट्रीम हो सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो यूपीएससी देती है आपको, एक्सट्रीम ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, राइट। व्हाई, दीज वर्ड्स लीव नो रूम फॉर एक्सेप्शंस मेकिंग देम अनलाइकली टू बी वैलिड अजम्पशंस और इन्फरेंसेस, इसीलिए हमको इनको अवॉइड करना होता है। और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड्स लाइक एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, अनडाउटली, डेडली, सर्टेनली, टोटली, कंप्लीटली, फिर आपका प्राइमरीली, दिस इज द प्राइम रीजन फॉर समथिंग हैपनिंग, तो उस टाइप में वो वाले क्वेश्चंस भी आप चेक कर लो। वो जो स्टेटमेंट्स हैं जहां पे भी आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्लीज चेक देम थरोली, कि आप एक बार पैसेज देखो कि हमको कहीं पे भी अलाइनमेंट मिल रहा है कि पैसेज से, अगर नहीं मिल रहा है तो दोज आर इनकरेक्ट। व्हाई, टू अवॉइड सच assumptions एंड inferences शुड बी बेस्ड ऑन रीजनेबल लॉजिक, नॉट एब्सोल्यूट सर्टिनिटी, इसीलिए एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमको हटाना होता है। ओके, सो व्हाट टू डू, एक्सट्रीम ऑप्शंस के केस में स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस जैसे ही ओनली दिखा आप हटा दो ऑप्शन को। ओनली मतलब और भी सेंसेस में यूज हो सकता है, और अगर स्टेटमेंट अलाइंड है पैसेज से तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब आए ओनली तो क्रॉस चेक कर लो कि पैसेज किस टोन से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, नहीं तो नहीं। सो स्कैन फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, इफ द आंसर चॉइस इंक्लूड वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, मस्ट, बी कॉशियस, ठीक है, कॉशियस होना है, चेक करना है। Check if the passage supports such a strong claim. If not, option is likely incorrect.
look for moderate logical alternatives. Correct answers often use words like some, many, likely, possibly और often. So अगर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं या फिर एक मॉडरेट लॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ऑप्शंस में, तो वो मोस्टली करेक्ट होते हैं. ठीक है, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको दिखेगा एक्सट्रीम ऑप्शंस एक या दो में ही सही होंगे. 99% आपको मॉडरेट आंसर्स ही मिलेंगे यूपीएससी के, आपके जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उसमें. ओके, सो इन सब चीजों को देख के कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो समझ में आया. 5 तरीके. ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज हो गया, पार्शियली करेक्ट हो गया, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, अवॉइड योर बायसेस ऑफ जीएस नॉलेज एंड योर पर्सनल ओपिनियंस, एंड देन फिफ्थ इज एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमको एलिमिनेट करना है. सो ये जो 5 तरीके मैंने बताए, हियर इज अ समरी. इसके बाद हम समरी देखेंगे. एक्सट्रीम ऑप्शंस में क्या है? एब्सोल्यूट और रिजिड लैंग्वेज दैट लीव्स नो रूम फॉर एक्सेप्शन, जैसा मैंने आपको बताया. लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, राइट. यूपीएससी प्रिफर्स बैलेंस्ड एंड moderate conclusions in most of the questions. Okay, for example, role of technology in education. Technology will completely replace traditional classrooms. So the point in the passage can be extreme claim. Q, the passage may suggest that technology enhances learning, not eliminates the traditional methods. अगर हम एजुकेशन क्लासरूम्स को शिफ्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम से इस तरीके के मोड पे, राइट, कि यू आर वाचिंग अ वीडियो नाउ सिटिंग एट योर होम, राइट, तो उसके वजह से ये तो नहीं हुआ कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स कंप्लीटली हट गए, है ना. सो इसीलिए दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. कहीं पे एक जगह भी अगर होगा तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो. 5 तरीके मैंने आपको बताए, राइट. सो पांचों यहां पे आप देख सकते हो. दिस इज वन ऑफ समरी. सो टेक्निक, हाउ टू स्पॉट इट एंड रीजन टू एलिमिनेट. तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज होगा तो कैसे करोगे? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज होगा तो उसको एलिमिनेट क्यों करते हैं? इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, पैसेज में डिस्कस नहीं है. एक्सट्रीम ऑप्शंस को बिकॉज दे लीव नो रूम फॉर एक्सेप्शन टू रिजिड स्टेटमेंट्स. पार्शियली करेक्ट हटा देते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर मिसलीडिंग. थोड़ी इंफॉर्मेशन तो सही देंगे और बाकी आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे. Contextually wrong because incorrect argument based on the passage. ठीक है, और true in real world या फिर your personal bias को नहीं लेना है क्योंकि those are not aligned with the passage. तो ये 5 तरीके हैं आपके एलिमिनेशन के. ठीक है, so these are the 5 ways by which you can eliminate different options. Now next we have to look at 3 examples PYQs and we have to solve those by elimination. So let's start with the questions. First question is this. So how to make best use of this video? Whenever there is a question on the board, I will move aside, pause the video, attempt the question yourself and then look at the solution. Okay? Chalo, let's start. So first is this. The emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century. And onwards, technological change meanwhile could make the future transition away from fossil fuel cheap or it might not. This can happen. Technology की वजह से ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Leaving the world with a terrible choice. Because of this, because we can't depend on this, the world is with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming, right? Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. Hedging क्या होती है? So this is what you do to avoid your risk. ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड रिस्क, राइट. तो ये करते हो आप, हेजिंग करते हो. ठीक है, सो hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. तो hedging करनी पड़ेगी. वर्ल्ड कांट लीव इट लाइक दिस कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया तो हम टैकल कर लेंगे, इस तरीके से हम चीजों को छोड़ नहीं सकते. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. बिजनेसेस दैट कॉज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन. नाउ बिजनेसेस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन फ्यूचर. दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, है ना. कहीं पे भी पे करना पड़ेगा या बंद होने पड़ेंगे, ये सब डिस्कस नहीं है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो. द ओनली सॉल्यूशन, नाउ द ओनली सॉल्यूशन टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज इज दिस. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, राइट. इवन इफ इट डजंट हैपन
दूसरे तरीके भी हो सकते, मिटिगेशन प्रॉब्लम अपना तरीके हो सकते हैं बहुत सारे. वेटिंग टू डील विथ कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी, राइट. दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज अगर हम ऐसे ही वेट करते रहे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे और तब हम जाके फाइट करेंगे इस चीज को, तो इट कैन बी टू लेट, राइट. Since future technological change is uncertain, new industry should be based on renewable energy sources beyond the scope of the passage, right. तो you can eliminate this. दो आप beyond the scope of the passage से कर सकते हो एक extreme statement, and this is somewhere aligned with the passage also. ठीक है कि we can't wait, the world cannot afford such recklessness on climate change, कि अगर properly hedge नहीं किया and we can't afford to fail. राइट. तो आप इसका आंसर क्या करोगे? ऑप्शन सी. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अटेम्प्ट दिस नाउ. सो हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम रेजिलियंट? In this context, one important point that needs to be noted is the India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days from this to this, and too little for the remaining duration. The skewed water availability has to be managed. This water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. The problem is not कि हमारे पास sufficient water आता नहीं है, आता है, but it is available for the very short duration. So हमको basically अगर आप logically सोचो, हमको यहाँ पूछा भी क्या है, which one of the following best reflects the practical, rational and lasting solution. ठीक है, तो solution क्या हो सकता है अगर आपको ये सारी information दी है तो पहले तो practical सोचो. Constructing huge concrete storages, tanks and canals across the country. अभी आप, this is practical, this is not at all practical. You are talking, ठीक है, you are talking about a country, ठीक है, पूरे की पूरी कंट्री के लिए पानी आप बड़े बड़े स्टोरेज में स्टोर करोगे पूरे साल भर के लिए, राइट. दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. सो आप कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग भी बोल सकते हो उसको और उसको हटा सकते हो, ठीक है. दूसरा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल. कॉस्ट भी तो रिलेटेड है, सोचने में बहुत अच्छा है कि हाँ सबको कनेक्ट कर दो, जहां पे ड्रॉट होगा वहां पे पानी पहुंचा देंगे, जहां से पानी होगा वहां से, बट आपको कॉस्ट भी इंकर करना है, सब कुछ सोच के चलना है. दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल. अभी हमारे पास बचता है चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न. दिस इज नॉट डिस्कस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस, बफर स्टॉक ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स, राइट. दिस वी कैन डू, है ना. डैम्स तो बना सकते हैं, नेचुरल वाटर स्टोरेजेस हैं उनको रिचार्ज कर सकते हैं. ओके, सो दिस कैन बी डन. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022. सो हम ये कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल है एंड देन विल मूव टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो यहां पे देखो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, एक सेकेंड, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023. यहां क्या बोल रहा है इन दिस क्वेश्चन? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स cause health problems. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems. ठीक है, okay, right. But this idea appears almost impossible to adapt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. हमको क्या लगता है कि मैं अकेला थोड़ी इन्वायरमेंट को सही कर दूंगा, तो बहुत केसेस में क्या करते हैं हम लोग, हम हमारे इंडिविजुअल स्टेप्स नहीं लेते कि एक के करने से कुछ नहीं होने वाला, इस इनर्शिया में हम लोग स्टेप्स नहीं लेते. एक तो वो चीज हो गई. दूसरा, विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. ठीक है, ईटिंग हैबिट्स अच्छी करने से, एक्सरसाइज करने से वी कैन इंप्रूव आवर हेल्थ, राइट. वो तो हमारे हाथ में है ना. सो एंड डेथ लिटरली, ठीक है, वी कैन मेक चेंजेस between life and death literally, and yet barring a few, very few, these seem to be same collective lethargy towards making the choices. So दोनों एग्जांपल दे दिए. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, जहां पे हमको लगता है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे. लेकिन जहां पे चॉइस है और हमको पता है कि बाय मेकिंग आवर चॉइसेस वी कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट, वहां पे भी हम कुछ नहीं कर रहे, दोनों जगह कुछ नहीं कर रहे. तो व्हाट इट शोज इज, वही हमको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द अजम्पशंस यू कैन मेक from the information given above.
तो अभी स्टेटमेंट्स देखो, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। ठीक है, अब यहां पे मनी खर्च करने की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि हम कुछ गलत होगा उसके बाद स्टेप लेंगे, खुद से पहले से इवन इफ थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल तब भी स्टेप्स नहीं लेंगे। सो मे बी दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ जॉब गवर्नमेंट की नहीं है, वो कहीं डिस्कस नहीं है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इट इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। वही पब्लिक हेल्थ में इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इंडिविजुअल भी तो जिम्मेदार है ना, आप क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो वहां पे आप भी इन्वॉल्व हो। सो it is the job of the government to solve all these problems, no beyond the scope of the passage. Health can be protected even if environmental problems go unattended. This is not at all mentioned, right? So this is also wrong कि unattended छोड़ सकते हैं, right? This is extreme statement. We can't leave environment unattended. Loss of traditional lifestyle and the influence of Western values. This is also not discussed, right? तो ये कैसे होगा, कहीं पे hinted भी नहीं है। So only possibility is this. This shows our attitude कि जब चीजें खराब नहीं होगी उससे पहले हम कोई स्टेप नहीं लेते। Humans are lethargic, right? By nature. ये बताने का कोशिश कर रहा है ऑथर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स ऑथर ने दिए। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, राइट? सो अभी क्या किया हमने, एलिमिनेशन टेक्निक से देखा कि तीनों चारों पांचों जो भी हमारी एलिमिनेशन टेक्निक है उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन तीन क्वेश्चन पे। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पार्शियली करेक्ट ऑप्शन हटा दिए, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन हटा दिए, अपने बायस वाले ऑप्शन हटा दिए, एंड हमने एक्सट्रीम ऑप्शन हटा दिए, एंड वी गॉट टू द आंसर। नाउ अभी आपने देखा ये लास्ट तीन वो क्वेश्चंस में वर्ड्स थे कुछ, क्या क्या वर्ड्स थे, यहां पे आपको पूछा था व्हाट इज द मैसेज, तो इसका मतलब क्या होता है, दिस ऑल्सो हेल्प्स यू, दिस इज द सिक्स्थ एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, ये डिसाइड करता है जब आपको एलिमिनेशन लगाने के बाद अगर आप दो ऑप्शन में फंस रहे हो तो दिस विल डिसाइड आपका आंसर क्या होगा। जैसे यहां पे मैसेज था, दूसरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा था, व्हाट इज इंप्लाइड, या डायरेक्टली इन्फो फेचिंग करनी थी। थर्ड में दे हैव आस्क्ड यू अजम्पशन, तो अजम्पशन। Next thing we have to see is these different types of question, and we will start with message of the passage based questions कि ये क्या होते हैं, इनको attempt कैसे करते हैं। Okay, so let's start with these now. तो first is message वाला, तो इसमें क्या होगा, मैसेज का क्या मतलब होता है, मैसेज के जो भी पैसेज आप पढ़ोगे उसके बाद आपका एक टारगेट है, आपको क्या करना है कि पैसेज का आप टाइटल क्या बना सकते हो वो ढूंढना है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल टाइटल फॉर द पैसेज, राइट? वो अगर आप ढूंढोगे दैट इज ये वाले क्वेश्चन, मैसेज वाले। द मैसेज ऑफ द पैसेज इज द सेंट्रल थीम, लेसन और की टेक अवे द ऑथर वांट्स अस टू टेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। इट इज ब्रॉडर देन सिंपल फैक्ट or inference and represent the underlining purpose of the passage. In simple definition, the core idea that the author wants you to remember after reading the information in the passage. तो हमको मैसेज के टाइम में ढूंढना क्या है, बेसिकली टाइटल फॉर द पैसेज। सो हर एक ऑप्शन को आप इस तरीके से चेक कर लो कि मैं इसको टाइटल रख सकता हूं कि नहीं। टाइटल का मतलब क्या होता है, अभी एक पैसेज है उसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स, और फिर नेगेटिव साइड्स और पॉजिटिव साइड्स को इन्फोर्स करने के लिए आप उनके लिए एग्जांपल्स भी दोगे, है ना? तो अब जो टाइटल होता है वो पूरे के पूरे पैसेज को कवर करना चाहिए। तो टाइटल इस तरीके का नहीं हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाए, सिर्फ नेगेटिव साइड्स दिखाए। टाइटल को दोनों एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव टोन में लिखा है तो ठीक है। टाइटल कैन नॉट बी ऑल्सो ओनली डिपेंडेंट ऑन वन एग्जाम्पल गिवन इन द पैसेज। अगर दो तीन एग्जाम्पल दिए तो सिर्फ एक एग्जाम्पल पे फोकस नहीं कर सकता, ओवरऑल आइडिया लेना है उसको। तो इसीलिए टाइटल क्या होगा, समरी। बेसिकली आप एक लाइन में अगर किसी पैसेज की देना चाहो तो वो क्या होगी, आपका मैसेज ऑफ द पैसेज। सो हाउ डू यू डू मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस? तो इसमें क्या करना है, समराइज द पैसेज इन वन सेंटेंस, टाइटल। ठीक है, look for a title in for the passage. This is the main thing you need to do in message based questions. Look for the author's intent. क्यों? अगर पॉजिटिव टोन में लिखा हुआ है कोई पैसेज तो आपका जो मैसेज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टोन में लिखा है तो नेगेटिव होगा, बैलेंस्ड में लिखा है तो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, इसीलिए टोन अगर आपने पकड़ लिया कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ऑथर किस तरीके से बात कर रहा है तो वो आपको हेल्प करेगा मैसेज फाइंड आउट करने में।
ओके, अवॉइड स्पेसिफिक डिटेल, फोकस ऑन द ब्रॉडर आइडिया, ठीक है, बी अवेयर ऑफ एक्सट्रीम फैक्चुअल एंड आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस। तो ये तो एलिमिनेशन से हम करते ही हैं, राइट। सो मैसेज में बेसिकली टाइटल ढूंढना है, राइट। सो अभी हमको करना क्या है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैसेज बेस्ड, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहां पे देखो क्या हुआ है, कब का क्वेश्चन है ये, पहले तो ये देख लेते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020। पॉज करके अटेम्प्ट करना, देन लुक एट दी सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th सेंचुरी फर्स्ट बॉट दी potato tuber from South America to Europe, where in the early 19th century it had become a reliable backup for cereal crops. Initially reliable backup था, particularly in the cold rain-soaked soils of Ireland. The Irish were soon almost wholly dependent on the potato as their staple food, and they were planting primarily one prodigious variety, the lumber potato, whose genetic frailty would be cruelly exposed by the fungus this in, ठीक है। सो पहले तो इस चीज पे फोकस करो, this will be exposed, genetic frailty, right? In 1845, spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying nearly all the lumpers in its path. The resulting famine killed or displaced millions. Okay? सो अभी ये चीज है, अभी आपको इसको मेन आइडिया क्या समझ में आ रहा है इसमें। एक तो गलती क्या की आयरलैंड ने, दे वर डिपेंडेंट ऑन वन टाइप ऑफ पोटैटो, और क्योंकि डेडली फंगस स्प्रेड हुआ तो उसने सबको किल कर दिया, राइट। सो यू डिडंट हैव एनी अदर क्रॉप टू फॉल बैक ऑन, राइट। आप अगर एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो गए, अगर वही फेल हो जाएगी, सो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सो ये तो मेन आइडिया है, पहले तो ये समझो, ठीक है। अभी हमको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, राइट। फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट इनटू अ कंट्री, द सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट कंट्री शुड बी सुटेबल। ये मेन आइडिया है क्या? नो, नॉट द मेन पॉइंट, ठीक है। सूटेबल तो होना चाहिए। आयरलैंड में जब वो पोटैटो आपने उगाया तो वहां पे सूटेबल था, तभी वो ग्रो कर पा रहे थे, राइट। सो प्रॉब्लम वो नहीं है। मेन टाइटल ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एलिमिनेशन के साथ साथ अब एक चीज आपने और क्या ऐड कर ली है कि मैं टाइटल ढूंढ रहा हूं, ये मैसेज हो सकता है पैसेज का? नहीं हो सकता। दूसरा आप देखो, एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री, ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। अभी रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था रिप्लेस। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रिप्लेस नहीं कर सकते थे, रिप्लेस कर दिया था। प्रॉब्लम इज कि एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से, फंगस अटैक की वजह से पूरा का पूरा क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो गया, एंड दे फेस्ड फेमाइन्स, राइट। तो ये भी हट गया। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वी डोंट नो, मे बी देयर विल बी सम सॉल्यूशंस इन द फ्यूचर जहां पे हम कर पाएंगे ये सब अवॉइड, है ना। Relying on a homogeneous food source is not desirable. Now this can be one of the title of the passage. Why? एक आपने ये टाइटल लिखा ऊपर और पूरी की पूरी कहानी सुना दी। क्यों रिलायबल, एक ही सोर्स पे हम नहीं डिपेंडेंट हो सकते, है ना, राइट। ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल वेराइटी कॉज डिजास्टर, इस वजह से हमको उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020 अगेन। आपके जो रिसेंट वाले क्वेश्चंस है 22, 3, 4, वो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो है उसमें सॉल्व करा दिए। देयर इज नो पॉइंट वापस से वही क्वेश्चन सॉल्व करने का, मोस्टली ये भी सेम ही चैनल पे जाने वाला है, राइट। सो आई हैव टेकन डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वीडियो। तो अगर आप वो भी देखोगे उसके बाद भी ये देख रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग। ओके, यहाँ पे क्या है, urban local bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. So risk क्या है, दिक्कत क्या है कि जब तक हमारे फाइनेंसेस शॉर्ट नहीं होंगे हम ये नहीं कर सकते। Water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural source, treating it to make it potable, and laying a distribution network of pipes for delivery to the users. It also requires investment, again finances, in sewerage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry the water
waste water to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies. If our cities were rich enough to meet the entire cost, water could be delivered free. They are not. So basically जो concluding statement में आपको क्या बताना चाह रहा है, अगर हमारे पास पैसे होते तो we could have done these things, but we are not, and that's why we are not able to deliver water properly. ठीक है, अगर पैसे होते तो we would be able to deliver water for free. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो आप पैसेज पढ़ोगे, मेन आइडिया क्या लग रहा है, दिक्कत क्या है, फाइनेंसिंग की, पैसे की दिक्कत है. ठीक है, कैपेबिलिटी की दिक्कत है, डिस्कस्ड है नहीं. हर जगह वो क्या बोल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, हमारे फाइनेंसेस सॉर्ट नहीं है, अगर पैसे होते तो हम ये कर लेते. तो हर जगह मेन फोकस इज ऑन दी मनी. सो हमारा जो मैसेज होगा उसमें भी हम उसी तरीके से सोचेंगे. तो यहां तो हमने पैसेज देख के हमने मेन पॉइंट पकड़ लिया कि हाँ फाइनेंसेस है मेन पॉइंट. अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बात तो नहीं किया, लेकिन देखते हैं. अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट. एफिशिएंसी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, नॉट डिस्कस्ड. Water shortages in our city is a perennial problem that cannot be solved. Cannot be solved. Another extreme statement, right? यहाँ पे solution दिया है, finances होंगे तो वो बोल रहे हैं हम सब कुछ सही कर देंगे. तो ये भी गया. In view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population. अब population को limit करने का कहीं discussion है. This is also beyond the scope of the passage. Now look at the first statement. आप बोलोगे अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस, ऐसा तो कोई हिंट नहीं है. बट आप देखो कि आप अगर डायरेक्टली ऑप्शन ढूंढने जाते तो ये कभी नहीं मिलता, लेकिन आपको ये तीन का तो आउटराइटली आपको दिख रहा है कि एलिमिनेट कर सकते हो. इसकी कहीं बात नहीं है, इसकी कहीं बात नहीं की, इसकी बात नहीं की है. ये मैसेज क्यों हो सकता है? ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि मेन जो पॉइंट है पैसेज का उसको एड्रेस कर रहा है. मेन प्रॉब्लम इज फाइनेंसेस, राइट. और वो वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस एंड दैट्स व्हाई दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये हमारा ऑप्शन होगा. ठीक है, और कोई बेस्ट पॉसिबल और ऑप्शन मिल रहा है? नहीं. बाकी तीन तो, दो एक एक्सट्रीम है और दो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज है, राइट. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस. इसमें हमने डायरेक्टली आपको ये पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कि ये कर सकते हैं क्या. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी बहुत टाइप के पैसेज आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं पहले भी. ओके, यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज. क्या है पहली बात तो, इट इज कॉमन नॉलेज, सबको पता है. as is the impact of dosing poultry with antibiotics, the environmental impacts of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. ठीक है, pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistant infections. The occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. This is well known, right? ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे they are not treating their waste properly और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं हो रही है ना. अभी हमको ढूंढना क्या है, what is the logical and practical message. ठीक है, प्रैक्टिकल बोलते ही कोई स्टेप होगा जो ठीक कर सकता है इस चीज को, है ना, राइट. प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ भी सोच सकते हो. सो इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफिलेंट ट्रीटमेंट इन प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. ठीक है, इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल. इससे क्या होगा, स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ. दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको आप हटा सकते हो. फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेटअप इन द रिमोट रूरल एरियाज away from the crowded towns and cities. This is also gone, right, beyond the scope of the passage. Okay, it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. This is the best possible message. क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तो हमको ये करना चाहिए. ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे. मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे सारे, राइट. नेक्स्ट वी हैव टू सी इज क्रक्स बेस्ड. अभी क्रक्स एज इन वर्ड ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली मैसेज की तरह भी सॉल्व कर सकते हो. क्रक्स में और मैसेज में एक स्लाइट डिफरेंस होता है. मैसेज पूरा का पूरा
पैसेज को कवर करने का ट्राई करता है, एंड क्रक्स जस्ट टेक्स द मेन आर्ग्यूमेंट, थोड़ा शॉर्टर भी हो सकता है, एंड बेसिकली जो मेन आर्ग्यूमेंट होता है उसी की बात करता है, दैट्स इट. सो व्हाट इज क्रक्स? द क्रक्स इज द सेंट्रल आइडिया और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द पैसेज. ओके, राइट? It is what the author wants the reader to understand after reading. It is not just summary but rather essence of the argument or discussion. ये तो मेन आर्ग्यूमेंट देखना है हमको इसमें भी. अगर आपको क्रक्स को मैसेज की तरह समझ के करना है तो भी कर सकते हो, मोस्टली आप आंसर सही है लाओगे. ठीक है. इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज द पैसेज फंडामेंटली अबाउट? व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट? So avoid extreme options, stick to logical and balanced conclusions while solving crux based questions. Focus on the author's core argument. This is the main thing. Ignore minor details or examples. ठीक है. जब मैसेज लिखते हैं तो एग्जाम्पल्स एंड ऑल वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग. यहां पे जस्ट द कोर आर्ग्यूमेंट. लुक फॉर कीवर्ड्स एंड ट्रांजिशनल फ्रेजेस. वर्ड्स लाइक हाउएवर, डिस्पाइट, देयरफॉर ऑफन इंडिकेट द ऑथर्स मेन व्यू पॉइंट. मोस्टली इन चीजों के बाद में ऑथर अपना मेन पॉइंट देता है. तो क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन में इफ यू सी के पैसेज में ये सारे वर्ड्स है तो बी वेरी केयरफुल. इसके बाद जो चीज लिखी होगी दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इसी तरीके से पैसेज लिखे जाते हैं. ठीक है. सो क्रक्स और मैसेज में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, वो देख लो. देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रक्स. सो यहां पे the broader lesson or takeaway is the message and crux is the core essence of the and or the main point. Slightly elaborate होता है and this is very concise. छोटा सा होगा statement. Sustainable energy is key to cleaner future. अगर ये हो गया हमारा, कोई अगर पैसेज लिखा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो दिस कैन बी वन ऑफ द मैसेज. सस्टेनेबल एनर्जी इज की टू अ क्लीनर फ्यूचर. लेकिन अगर हमको सिर्फ मेन आर्ग्यूमेंट देखना हो तो वो क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी. राइट? ठीक है. what the author wants reader to learn, the heart of the passage, the main argument is the crux. so basically ज्यादा घबराने की चीज नहीं है इसमें, दोनों में आप सेम कर सकते हो एंड यू विल गेट टू द फाइनल आंसर. क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वर्ड स्पेसिफाइड आता है उसमें क्वेश्चन में, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है. ओके. सो लेट्स नाउ सी 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रक्स. सो जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2021. ठीक है. बैठ के सुनना नहीं है 2 घंटे, खुद अटेम्प्ट करो तभी फायदा होगा. ओके. तो नथिंग कैन एग्जिस्ट इन द नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड बाय द कॉमन एसेंट, सिंस एवरी मैन हु इज in a natural state consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his or her own fancies, and insofar as he has regard for his own advantage alone and holds himself responsible to no one. ठीक है. To no one save himself by any law, and therefore the concept of sin cannot be conceived in a नेचुरल स्टेट. क्यों? नेचुरल स्टेट में देयर इज नथिंग गुड नथिंग बैड, सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं और उनको जो सही लग रहा है वही सही है. राइट? सो इन दैट स्टेट ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिन इज नॉट देयर. therefore sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state which is decreed by common consent what is good or bad. तो we live in a society, तो हमारे रूल्स हैं. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ऑल दीज आर प्री डिफाइंड. राइट? सो व्हाट इज गुड और बैड वहां से आता है. एंड ईच वन होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट. तो अगर स्टेट नहीं होगा टू फॉर्मुलेट द रूल्स तो पता ही नहीं होगा हमको क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड. तो दिस इज द मेन आइडिया. Which of the following is reflects the main central idea? Central idea is nothing but crux only of the passage. The conception of what is right wrong exists due to the formation of state. Right? अगर मैं होता तो पहले ही देख के मान देता कि हाँ यही है. ठीक है. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. Unless a ruling authority decide as what is right or wrong, no man will be morally right. This is an extreme statement. Why? जरूरी नहीं है ना कि अगर किसी ने गुड और बैड डिसाइड नहीं किया तो सारे के सारे जो लोग करेंगे वो गलत ही करेंगे. सम कैन बी मॉरली राइट, सम कैन बी मॉरली रॉन्ग. राइट? तो इसीलिए ये गलत हो गया. मैन इज इनहेरेंटली, अनदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन दी नेचुरल स्टेट. तो ये देखो आप दोनों स्टेटमेंट आप देखो कि सही है, 2 आंसर तो हो नहीं सकते, उस लॉजिक से भी आप हटा सकते थे. द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो जब स्टेट नहीं थे
ह्यूमंस तब भी सर्वाइव कर रहे थे, राइट? तो तब उनको गुड बैड का पता नहीं था, तब भी वो सर्वाइव कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट अगर सोसाइटी में रह रहे हो एंड देयर इज अ स्टेट टू मेक दीज रूल्स, राइट, तो उसकी वजह से गुड और बैड का कॉन्सेप्ट होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा? दिस, द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम 2021। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? In our schools, we teach our children all that is there to know, but about physics, maths, and history, and what have you. But we do not teach them about the bitter caste divide that plagues our country, about the specter of famines that stalks large parts of our land, about gender sensitivity, about the possibility of atheism as a choice, etc. सो हम पढ़ाते तो हैं सब कुछ कोर सब्जेक्ट्स, बट इन सब चीजों के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है? अब इससे बोलना क्या चाह रहा है ऑथर? इक्वली इंपॉर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चंस और डू वी टीच देम ओनली टू पैसिवली रिसीव आवर विजडम? फ्रॉम द cocooned वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली द एडोलेसेंस फाइंड हिमसेल्फ इन द अनफिटेड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कूल्स में हम लोग कुछ भी नहीं बताते, एंड एज सून एज दे मूव टू द यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन में, हियर ही शी इज स्वेप्ट अवे विद टर्मोइल ऑफ आइडियाज, क्योंकि ये सारे आइडियाज वहां पे ओपन फॉर डिस्कशन होते हैं। ठीक है, आप लोग खुद इंडिविजुअल जब कॉलेज लाइफ में जाते हो तभी इन सब चीजों को टैकल करते हो। उससे तो पहले तो क्या है, घर से स्कूल गए, स्कूल में पढ़े, घर वापस आ गए, इन सब चीजों के बारे में मोस्टली बात नहीं होती। इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियोलॉजीज, फॉर समवन हु हैज बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस and forming an opinion, this transition can be painful. ठीक है, so what is the central idea? so यहाँ पे क्या कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी what is lacking और अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या क्या और होना चाहिए था जिससे उनकी लाइफ आगे जाते टाइम सिंपल होती, या दे विल बी मोर प्रिपेयर्ड। वो सब क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में सोचना है। ओके, स्कूल करिकुलम इज नॉट कॉम्पेटेबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब नाउ एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से अलाइंड है कि नहीं है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, ये मेन पॉइंट नहीं है। emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. Preparing the children to be better citizens should be the responsibility of the education system. अभी इस सब चीज में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, पार्शियली करेक्ट, राइट? बिकॉज पेरेंट्स के भी तो हाथ है, सोसाइटी एज इन फैमिली वगैरह, बाकी सब लोग भी तो इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम बेसिक आइडिया के क्वेश्चन पूछना नहीं समझाते उनको और इन सब आइडियाज से इंट्रोड्यूस नहीं करते उनको, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये भी गया। टू बी अ बेटर सिटीजन, द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू द एकेडमिक कंटेंट। तो ये हमारा क्रिटिकल मैसेज हो सकता है, दिस इज व्हाट इज डिस्कस्ड, राइट? मेन आइडिया, this is also beyond the scope of the passage, right? उल्टा ही है ये तो, ठीक है? Okay, so the passage is talking about that to be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills. क्या क्या skills हो सकती है? इन सब चीजों के बारे में बातें करना, asking questions and all, right? So this is the best possible answer. Next देखते हैं। Next is the question from 2024. So हमने पहले मैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखे, अभी वी आर एट क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हमको 4 और देखने, ठीक है? चारों पे हम 3-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस नाउ। सो क्या है भाई पैसेज, देखते हैं। Green growth involves rethinking growth strategies with regard to the impacts on environmental sustainability and the environmental resources available to poor and vulnerable groups. ठीक है? In rethinking growth, we need to focus on the current reality of a resource-constrained world. Resource-intensive and, in particular, energy-intensive processes will need to make way for more efficient and resource-frugal development strategies. Okay? If we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of sea of poverty, right? So दिक्कत क्या है, हमको टैकल करना है सस्टेनेबिलिटी को,
राइट, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है, रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए भी इस प्रोसेस से लड़ने के लिए, दूसरा एनर्जी चाहिए, तो उसके जगह हमको न्यू वेज फाइंड करने हैं जो आर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा, या तो वी विल फेस एन इकोनॉमिक डेड एंड और अ वर्ल्ड वेयर ओनली अ फ्यू विल बी एबल टू सर्वाइव और बाकी सब पॉवर्टी में जिएंगे। ठीक है, सो ये करना जरूरी है। नाउ इसी आइडिया को लेके आपको सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। क्रक्स पूछा है, मेन आर्ग्यूमेंट पूछा है, तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज एनिमिकेबल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग हायर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नाउ जीडीपी ग्रोथ इज डिस्कस्ड या नहीं, नहीं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। ठीक है, मैसेज और क्रक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्सप्लिसिटली आपको चीजें बीच में दी होती है ना, तो जीडीपी कहीं डिस्कस नहीं है तो आप इसको आउटराइटली हटा सकते हो। Poverty eradication is not possible without a rapid economic growth and the consequent environmental degradation. Possible है, एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पॉसिबल है और उसी पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हैं। अगर हम रिसोर्स फ्रूगल हो और एफिशिएंट वेज ढूंढ ले तो हम ये कर पाएंगे, है ना, और ये बोल रहे हैं नहीं कर पाएंगे। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग अ स्टेडी एफिशिएंट सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस इज अलाइन विद द पैसेज, राइट। क्या बोल रहा है, अगर ये नहीं करोगे तो ये डेड एंड होगा, इकोनॉमिक डेड एंड होगा, या फिर एक होगा जिसमें बहुत ही कम लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे। सो टू अवॉइड सच अ वर्ल्ड वी नीड टू डू दीज थिंग्स। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग व्हाट, स्टेडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। लास्ट ऑप्शन क्या है वो भी हटा देते हैं। विथ लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। अनदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है ये कि दिस कैन नॉट बी डन। हम जिस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट तो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना। ऑथर बोल रहा है ऐसा हो सकता है और हमको ऐसा करना पड़ेगा अगर फ्यूचर सस्टेन होना है तो, राइट। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके, नेक्स्ट इज दिस कोरोलरी। नाउ कोरोलरी पे सिर्फ 2-3 PYQs ही हैं, उसमें से एक हमको देखना है एंड देन वी विल सी द इंफॉर्मेशन फेचिंग क्वेश्चंस। तो व्हाट इज कोरोलरी? Corollary is a logical extension or a natural consequence of an idea. ठीक है, नाउ अभी तक हमने जो बात की है दैट इज मैसेज और क्रक्स में मेन आइडिया के ऊपर चल रहे थे। अब हम आगे चलेंगे, कैसे, हम कोरोलरी में लॉजिकल एक्सटेंशन की बात करेंगे, इंप्लीकेशन में वी विल सी व्हाट आर द आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं किसी चीज के, इन्फेरेंसेस में लॉजिकल कंक्लूजन्स और अजम्पशंस में स्टेटेड अनस्टेटेड बिलीफ्स। सो इन सब चीजों को हमको अभी देखना है, राइट। यहां पे corollary is a logical extension or a natural consequence of an idea. If one statement is true, a corollary is something that must also be true because of it. So corollary is like a side effect of a main idea. It naturally follows from it without needing any extra proof. तो ये हमारा basic corollary का idea हो गया। I will show you one question based on this. So corollary के question कैसे करना है? Spot the main argument. Ask what else must be true because of this. So this is the main thing you should ask. Look for statements that logically extend the argument. Okay? So यहाँ पे एक question है. This question is from 2021. तो आपको मोस्टली कोरोलरी पैसेज में ही मिल जाता है, हिंट वहीं हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, In India, the objective of macroeconomic policy is to enhance the economic welfare of the people, and any one wing of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support from another. तो यहां पे इंटरडिपेंडेंस दिखा रहा है दो चीजों की, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी एक एग्जांपल के लिए आरबीआई कर रहा है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। सो अभी These are interconnected. तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखना है, बिकॉज ऑफ दिस दैट शुड बी ट्रू। कोरोलरी पूछा है तो द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, ये हिंटेड एट है, बिकॉज कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर। ठीक है, देखते हैं। और गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। अब रेगुलेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, यहाँ पे तो कहीं हिंटेड नहीं है। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल with the socialist policy of the government, अभी ये beyond the scope of the passage है, not talked about। दूसरा,
सब हटा दे जाओ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या स्टेप लेना है, दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। सब हटा सकते हो, सिर्फ यही ऑप्शन है, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज हिंटेड एट फ्रॉम द लास्ट लाइन गिवन इन द पैसेज। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। दीज आर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस। जैसे भी जब भी 3-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले बहुत इजी है। क्यों? अगर एक भी दो भी स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके ऑप्शंस के चॉइसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड यू कैन गेट टू द आंसर वेरी क्विकली। अटेम्प्ट करो इसको। सो लेट्स सी क्या है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिगन इन इंडिया and is expected to last another few decades is a great window of opportunity। ठीक है, the demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young to very old will for a while be on a decline. From the experience of Ireland and China, we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth. The demographic dividend tends to raise a nation's saving rate, since in any nation it is the working age population that is the main saver. And since the saving rate is an important driver of growth, this should help elevate our growth rate। ठीक है, however the benefits of demographic dividend depends on the quality of the working age population and it implies bringing back the importance of education, acquisition of skills and human capital। क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पाओगे। नाउ द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज। अभी इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज और इंक्रीज, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, नॉट डिस्कस्ड, राइट? So we can eliminate this. If you eliminate this, you can eliminate this option, this option, this option. This is the correct answer. The ratio of very old to very few will decrease for a while। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नॉट डिस्कस्ड। ओके, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट। तो यहां पे द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021। अटेम्प्ट करो इसको। So the resolution of bankruptcy cases of Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing assets situation under some control. Despite the slow pace of resolution by the National Company Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles। ठीक है, the recapitalization of public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost, this can do this, lending बढ़ सकती है and economic activity can get a boost। But bad debt resolution and recapitalization are only a part of the solution, as they by themselves can do very little to rein in the reckless। कुछ तो हेल्प होगी, बट दे कांट कंट्रोल दिस रेकलेस लेंडिंग दैट हैज पुश्ड द इंडियन बैंकिंग सिस्टम टू इट्स करंट सॉरी स्टेट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। दिस इज नॉट एट ऑल एड्रेस्ड unless there are systemic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycle will continue to stress the banking system। So there are ways to tackle with NPAs, but there is a big problem that is left out। क्या? To rein in reckless lending, वो अभी भी कंटिन्यू है, and for this we need a systemic reform। तो ये है मेन आइडिया। ठीक है, अभी वो क्या पूछ रहा है? Based on the information given in the passage, which one of the following statement best reflect the most rational practical suggestion implied by the passage given above। ठीक है, implication पूछ रहा है। So क्या क्या statements है? Lending by the bank should be closely monitored by and regulated by the central government। मॉनिटरिंग करनी है नहीं करनी है, किसको करनी है? Beyond the scope of the passage। Interest rates should be kept low so as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost the economic activity। Now ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, राइट? दिस इज नॉट द मेन आइडिया।
मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स इनटू अ फ्यू लार्जर बैंक्स अलोन इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। नाउ मर्जर की बात है कहीं पे, क्या करना चाहिए, ये सॉल्यूशन हो सकता है, नो। ठीक है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमिक रिफॉर्म्स और लेंडिंग को सही करना है। तो यहां पे देखो, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डायरेक्टली हिंटेड एट, दिस इज इन्फो फेचिंग, ये डायरेक्टली मिल गया देखो आपको, एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम। तो दिस इज द राइट आंसर। इन्फो फेचिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ जो पैसेज में चीजें दी है उसी से अलाइंड आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड पीवाईक्यू, जहां पे आपको सिर्फ पैसेज में जो इंफॉर्मेशन थी उसी से आंसर आ जाएगा। ओके, राइट। सो वी हैव डन मैसेज बेस्ड, वी हैव डन क्रक्स बेस्ड, वी हैव डन कोरोलरी का एक क्वेश्चन किया है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ थ्री थिंग्स, इंप्लीकेशन, इन्फेरेंसेस एंड अजम्पशंस। ठीक है, तो उन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंप्लीकेशन। सो व्हाट इज इंप्लीकेशन? जब भी आपको क्वेश्चन में इंप्लीकेशंस पूछता है तो उसका मतलब क्या होता है? इंप्लीकेशन रिफर्स टू द पॉसिबल इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज और लॉजिकल आउटकम ऑफ अ स्टेटमेंट, आइडिया और एक्शन। अगर एक्शन डिस्कस्ड इन द पैसेज तो आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई आइडिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड इंप्लीकेशंस। तो आपको जब भी पैसेज में इंप्लीकेशन आएगा तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना है कि जो इंफॉर्मेशन दी है उसका मेन आर्ग्यूमेंट आपने समझ लिया, पैसेज में क्या बोलना चाह रहा है वो आपने समझ लिया। नाउ व्हाट यू ट्राई टू फाइंड इज पॉसिबल इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज या फिर लॉजिकल आउटकम्स, राइट। सिंपल डेफिनेशन क्या है? इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू। दिस इज ट्रू क्या है? इंफॉर्मेशन इन दी पैसेज। ओके, सो इंप्लीकेशन के क्वेश्चन में क्या करोगे? पहले तो हर क्वेश्चन में यही करना है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और फैक्ट गिवन इन द पैसेज। आस्क योरसेल्फ इफ दिस हैपेंस व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स। ओके, लुक फॉर बोथ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। कभी कभी इमीडिएट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का बोला होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे आंसर करना है। बहुत बार आपको क्वेश्चन में बोल देता है फाइंड द इमीडिएट एक्शंस, इमीडिएट रैशनल आउटकम्स, राइट। तो वो जैसे दिया होगा क्वेश्चन में उस पर डिपेंडेंट होगा कि आप आंसर कैसे करोगे। ओके, सो लेट्स लुक एट 3 पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन इंप्लीकेशन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2020। ओके, यहां पे क्या बोल रहा है? एसेट अलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले एक्सट्रीम खुद ही स्टेटमेंट दिया हुआ है पैसेज में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन द इंपॉर्टेंस इट डिजर्व। किस चीज को? एसेट अलोकेशन। वी आर एडमेंट अबाउट सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी विथ आवर फ्यूचर. We tend to think of investing in risky assets as extremely volatile and value eroding. We also dislike fluctuating returns and the loss of control of investment. ठीक है, इसकी वजह से करते क्या है? We think our money is best left idle, unproductive but safe. हमको क्या लगता है? अगर रिस्क नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे? बैंक में पैसा छोड़ देंगे, राइट, वहां पे पड़ा रहेगा, इट इज सेफ देयर। नाउ बट पैसेज कैसे चेंज हो रहा है देखो, there is no asset that is risk free. क्यों? इसके लिए पॉइंट्स दिए आगे, जैसे we could lose our jobs, our homes can lose value, our banks can go bankrupt, our bonds can default, the government can collapse and the companies we choose fondly may cease to exist, but we cannot live life. ये सारी चीजें एक साथ हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो आपका पैसा बैंक में सेफ है, दैट इन सम केस बैंक्स में आल्सो फेल, राइट, तो उस केस में आपका वहां भी पैसा सेफ नहीं है, राइट। तो अब जो पॉइंट बताना चाह रहे, बट वी कैन नॉट लिव लाइफ अज्यूमिंग दैट ऑल दीज एक्सट्रीम इवेंट्स आर वेटिंग टू हैपन, कि सारे के सारे होंगे, एंड ऑल एट दी सेम टाइम। सो इस स्टेटमेंट से क्या बोलना चाह रहा है? एक तो सारी की सारी चीजें होगी जरूरी नहीं है, और होगी तो एक ही टाइम पे होगी वो जरूरी नहीं है। इसीलिए तो एसेट एलोकेशन करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करते हो आप। क्यों? ताकि आप रिस्क को कंट्रोल करके चलो। क्या अच्छा ठीक है, अगर मार्केट क्रैश करेगा, आई हैव माय एफडीज, दोज आर सेफ। बैंक फेल करेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में। सो इस तरीके की चीजें आप लोग करते हो टू सेव योर एसेट्स, राइट। ऑल दीज एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रिस्क वी नो विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। सो बेसिकली पूरा का पूरा पैसेज आपको बताना चाह रहा है कि आपको एसेट एलोकेशन करना क्यों चाहिए, है ना।
तो अब एसेट एलोकेशन करने के लिए इंप्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके डायरेक्शन में सोचेंगे और स्टेटमेंट भी उसी तरीके का ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज दी सजेशन गिवन बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो एसेट एलोकेशन के बारे में जो भी होगा वही होगा मोस्टली। डिस्ट्रीब्यूशन योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड, यही तो है एसेट एलोकेशन। फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्या है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड is necessary component of your personality if you want to generate wealth। एक्सट्रीम भी है एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज है कि जनरेट वेल्थ करने के लिए हमको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जरूरी है। यहां पे दिस इज नॉट द मेन आइडिया कि वेल्थ कैसे जनरेट होगी, जो है वो सेफ कैसे रहेगी, ज्यादा अभी जितना रिस्क ले रहे हो उससे ज्यादा सेफर कैसे हो सकते हो, दैट इज द मेन आइडिया। While making investment, find a trustworthy asset management organization. Again, beyond the scope of the passage. Beyond the scope of the passage. क्यों asset management company की कोई बात नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको। You should know that investment your money is a risky business. Generic statement. ऐसे common statement है ये, तो क्या है ये? Not an implication. Okay, so the best possible is this: distribute your wealth across different kinds of assets। ये पूरा लिखने की वजह से यही इंप्लाई करना चाह रहा था ऑथर, दैट यू शुड डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020। आई एम टेलिंग यू अगेन, रिसेंट के जो क्वेश्चंस है वो मैंने मोस्टली वहां करवा दिए थे उस वीडियो में, और वहां पे मैंने और ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। इफ यू वांट कि आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, और वो रिवीजन वीडियो नहीं है, वो स्टार्ट टू एंड फुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैंने समझाया वहां पे। ओके, चलो। इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड और सो लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर बट इज ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन। डिपार्टिंग एग्रीकल्चर, ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs. Services where labor tends to be more productive are not generating the additional jobs the country needs। ठीक है, सर्विसेज जितनी चाहिए उतनी जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इंडिया विल नीड 24 million or so jobs over the next decade। The next sector, e-commerce, can at best close half of the job gaps। ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड है उसमें से आधी कर पाएंगे। Only those sectors that drive domestic demand, such as health and education, can comfortably fill the other half। See, only extreme. Those sectors, those drive the domestic demand, such as health and education, can comfortably fill the other half। Basically, public sectors जो है वो, right? अभी देखो options क्या क्या हैं। Which of the following is implied in the passage? पहले तो jobs जो जा रहे हैं लोग सही जगह नहीं जा रहे, और जितनी रिक्वायरमेंट है सर्विस फुल नहीं कर रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें से आधा यहां से होगा, लेकिन बाकी के लिए हमको ये करना है। तो ये वाली चीज ही इंप्लाइड है ना। व्हाट वी शुड डू इज वी शुड इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर्स सो दैट देयर आर जॉब्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इस डायरेक्शन में सोचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज? स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। हटाओ इसको, माइग्रेशन वगैरह की कोई बात नहीं। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन, ना वर्किंग कंडीशन की बात है क्या? नहीं। इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इंप्रूव। सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, उल्टा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट देखो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज इंप्लाइड। अगर ये नहीं करोगे तो देयर विल बी नॉट मेनी जॉब्स जितने लोगों को चाहिए उसके लिए। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019। ओके, चलो ये ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, यहां पे द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज।
Yet they are at the front line in coping with the effects. Farmers can no longer rely on historical averages for rainfall and temperature, and the more frequent and extreme weather events such as droughts and floods can spell disaster. एक तो जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है उनको सबसे पहले फेस करना पड़ रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं उनके क्योंकि वो वेदर पे अभी डिपेंड नहीं हो सकते, और उनको एक्सट्रीम इवेंट्स भी फेस करने पड़ रहे हैं लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड्स. And there are new threats such as sea level rise and the impact of melting glacier on water supply. How significant are small farms? अभी ये सब बात करने के बाद how significant are small farms? As many as 2 billion people worldwide depend on them for their food and livelihood. Smallholder farmers in India produce 41% of the country's food grains and the other food items that contribute to local and national food security. So they contribute to local and national food security. Now what is given? The above passage implies what? There is potential. Potential का मतलब there is possibility. Problem of food insecurity in India. ठीक है? So this is correct, right? अगर 41% is contributed from small farmers और वहां पे they are facing all these issues, तो फ्यूचर में ये पॉसिबल है, potential problem of food insecurity in future, right? तो this is implied last line से. India will have to strengthen its disaster management capabilities. This is also implied because हमको problem face करनी पड़ रही है. People who have not done much to contribute to the climate change, उनको face करने पड़ रही है सब चीजें. तो India should be doing these things. Okay, so both 1 and 2 is the answer for this question. हो गया. So अभी हमने मैसेज बेस्ड देख लिए हैं, क्रक्स बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड द इंप्लीकेशन बेस्ड. लास्ट दो बचे हैं, दोज आर इन्फेरेंसेस एंड assumptions. Okay, so inferences देखते हैं. Inferences में क्या होता है? How to solve inference based questions. This is our next topic. चलो लास्ट के दो हैं वो भी खत्म कर लेते हैं फटाफट. Inference based and inference is a logical conclusion. तो जब भी आपको inference based question मिले, this is the main idea. आपको करना क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन सोचना है पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे, drawn from the given information. Unlike direct statements, inferences are not explicitly stated but can be reasonably assumed based on the fact given in the passage. ठीक है, अभी तक explicitly और implicitly का अगर मतलब नहीं पता है तो बता देता हूं. Explicitly कोई चीज देने का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टली पैसेज में वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, डायरेक्टली स्टेटेड है समवेयर. Implicitly मतलब आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होगा, राइट? सो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे इन्फेरेंसेस और अजम्पशंस, आपको एनालाइज करना पड़ेगा पैसेज की इंफॉर्मेशन को, एग्जांपल्स जो दिए उनको, एंड देन ओनली यू कैन कम टू कंक्लूजंस कि क्या कंक्लूजंस है, एंड वहां पे अजम्पशंस के केस में अनस्टेटेड बिलीव्स के ऊपर. तो यहां पे करना क्या है? ट्राई रीडिंग बिटवीन द लाइंस टू फिगर आउट व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग. ठीक है, हाउ टू सॉल्व इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई व्हाट इज डायरेक्टली स्टेटेड इन द पैसेज, मेन आइडिया, आर्ग्यूमेंट. ये तो हर बार हम कर ही रहे हैं, एंड इसको इस ऑर्डर में करने का भी एक मतलब है कि पहले मैसेज बेस और क्रक्स क्यों करना है, क्योंकि जब तक आप मेन आइडिया नहीं पकड़ना समझोगे, इंप्लीकेशन, अजम्पशंस और इंफेरेंसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो अगर आपने मेन आइडिया समझ लिया पैसेज का, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. लुक फॉर इंप्लाइड मीनिंग और लॉजिकल कंक्लूजन्स. ठीक है, कंक्लूजन्स ढूंढने हमको. इंश्योर द इन्फेरेंस इज बेस्ड ओनली ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड नॉट योर पर्सनल ओपिनियंस. ठीक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेरेंस और अजम्पशंस में आप अपने पर्सनल बायसेस को और आपके जीएस के नॉलेज को दूर रखो. अगर वो आप करोगे तो आप 120% गलत करोगे. ठीक है, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट्स यूपीएससी देता है वो उसी से खेलता है ज्यादातर, कि आपका जीएस का नॉलेज आपको बोलेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, आपने पढ़ा है 5 बार. दैट डजंट मीन कि वो सही है. क्यों? क्योंकि पैसेज में अगर वो नहीं दिया है तो नहीं सही है, उस पर कोई भी हिंट भी नहीं है पैसेज में कहीं पे भी, तो भी गलत है वो. Okay, so we have to stick to the information given in the passage only. बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि इसी की वजह से गलती होती है. आप लोग क्या सोचते हो अभी ट्रिक्स ढूंढ रहे हो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है. मैं बार बार एक चीज बार बार बोल रहा हूं, मेन आइडिया कहां से आएगा? पैसेज ओनली. पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन दी है उससे पकड़ना है कोर आइडिया. ओके, सो बेसिकली लॉजिकल कंक्लूजन्स ढूंढने हमको. लेट्स डू सम PYQs, इनके थ्रू समझने का कोशिश करते हैं. जैसे दिस इज फ्रॉम 2021. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस. क्या बोल रहा है यहां पे? आर सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर.
ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से our cities are vulnerable to climate change. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed the systems to address the climate change impacts. No systems developed. Yet to develop these systems. Our cities contribute to 65% of the GDP, but there are not enough facilities to cater to the needs of the people. ठीक है. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in city planning and create an ecosystem that meets the needs of the people. ठीक है. We need to involve citizens in the city planning and create ecosystem that meets the need of the people. This is the main idea. Okay. Now चीज क्या करनी है? Which among the following is the most logical rational inference that can be made from the passage? तो यहां पे हमको solutions ढूंढने ये problems के. Climate change को कैसे fight करेंगे in cities? इन सारी problems को solve कैसे करेंगे? Solutions ढूंढने की तरफ हमारा main idea होना चाहिए. Our cities need to have well-defined administrative setup with sufficient autonomy. अभी ये beyond the scope of the passage नहीं है कि ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस तरीका होना चाहिए, उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए. दिस इज नॉट एट ऑल स्टेटेड कहीं पे भी. ठीक है. तो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज और हिंट भी नहीं है. स्टेटेड का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली लिखा होगा, कहीं पे इस तरीके की हिंट भी नहीं है कि इसके वजह से दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टू मेंटेन एंड डेवलप सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिलेटिव इंटरवेंशंस. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. देखो ये देखो पीपीपी की कहीं बात नहीं की है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. सो जो कंफ्यूजन होगा आपको वो होगा बी और सी में. आप दो तो एलिमिनेट कर दोगे और दो में कंफ्यूजन होगा. अभी कंक्लूजन क्या है? वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट द इकोसिस्टम दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल. ऑल्सो वी नीड टू वाइटल टू आइडेंटिफाई सस्टेनेबल सॉल्यूशन. वी नीड टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन. इस पे सारा हिंट है पूरे पैसेज में. Ever increasing population density is a hindrance in our efforts of achieving sustainable development. ये एक प्रॉब्लम है. ठीक है. Which is stated in the passage. I agree. दूसरा है to maintain development of our cities we need to adopt sustainable related intervention. अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे तो this is mostly हमको क्या बोल रहा है? Solution find solution for the. तो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस. ओके. राइट. ओके. नेक्स्ट देखते हैं अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. ये ट्राई करो सॉल्व करने का. दिस इज ऑल्सो वन गुड क्वेश्चन है ना. यहां पे मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो आप मीडियम टू टफ में डाल सकते हो. जैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेजेस कंपनीज. इसके वजह से क्या होता है? देयर इज इंकरेजमेंट कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. A fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been because of the rapid growth in international capital markets. So अभी money available है and if a company shows transparency, ठीक है, सारे norms follow कर रहे हैं, properly managed है, तो आपके chances बढ़ जाते हैं to get the investment. इसीलिए companies करती हैं, है ना, क्योंकि इसमें एफर्ट भी लगता है. ट्रांसपेरेंसी करने में, सारे प्रोसेसेस फॉलो करने में आपको टाइम लगेगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, रिसोर्सेज लगेंगे, एंड आप फिर भी आप कर रहे हो बिकॉज यू वांट मोर फंड्स टू डेवलप. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms lending to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met. जहां पे ये चीजें होती है वहां पे investors are willing to invest. So which of the following is the best inference from the passage? क्या क्या है? चार स्टेटमेंट दिए. It is an important agenda of the countries around the world to ensure. Now countries का काम नहीं है to ensure that
there is good external financing, right? तो this is ठीक है. दूसरा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म. ये चीज होती है. लेट्स सी. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर करते हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? नहीं, रॉन्ग ही कर देते, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग ही है. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन. नाउ अगेन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट? तो लॉजिकल कंक्लूजन क्या आ सकता है? दिस द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स. आपको अलग अलग हिंट्स भी दिए, क्यों, उसके रीजंस भी दिए हैं. बिकॉज स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर, टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ऑल दीज थिंग्स आर डन इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020. इसमें मैंने बताया जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेटमेंट्स वाले, दोज आर वेरी इजी, क्योंकि आप एक या दो स्टेटमेंट निकाल के आंसर कर सकते हो. जैसे कि अगर आप इसको ट्राई करना चाहो, ट्राई कर लो पहले, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. द पल्स वेराइटी पूसा अरहर 16, the potential to be grown in the paddy growing region of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and eventually in all of India. It yields about 200 kg per hectare, which is significantly greater than those existing varieties, and because its size will be uniform, it will be amenable to mechanically harvest. Okay, an attractive feature for farmers in northern India who currently use this technology for paddy. Most important, arhar straw, unlike paddy straw, is green and can be plowed back into the soil. In paddy straw, the problem is the high. इसमें paddy straw में problem क्या है? High silica content, which does not allow for easy decomposition. ठीक है. In the case of arhar, the farmer, even after combining harvesting, just needs a rotavator to cut the leftover straw into pieces, which can be plowed back and decompose very fast. ठीक है. तो ये एडवांटेज है अरहर के साथ, एक जो पैडी के साथ प्रॉब्लम आ रही है. All this is difficult with leftover paddy stock that cannot be easily salvaged or plowed back. Farmers therefore choose the easiest option to simply burn it. ठीक है. तो बर्निंग का एक रीजन क्या है? क्योंकि वो उसको काट के और डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो what they prefer is to burn it, right? Farmer income will be higher with pulse cultivation than the paddy cultivation. Now farmer income comparison not done. ठीक है. This is not done, right? So 1 हटा दो, 1 हटाओगे तो you are left with this गया. तो यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है, तो 2 और 3 तो सही हो गया. Now you are left with 5 only. 4 गलत हो गया, 5 बचा. Mechanical agriculture is the main cause of stubble burning. नहीं, the main cause of stubble burning is it is not able to decompose, और उसके वजह से उनको जलाना पड़ता है. This is wrong. ठीक है. So this is also gone, तो this is gone, तो ये बचा. Option C is the answer. ठीक है. So inference based questions कर लोगे, logical conclusions ढूंढने आपको. This can't be one of the logical conclusion. क्यों? क्योंकि इसके वजह से चीजें नहीं हो रही, डिकम्पोज नहीं हो रहा था इसलिए. तो अगर वो लिखा होता मेजर रीजन फॉर स्टबल बर्निंग इज नॉट डिकम्पोजिशन कंपोजिशन ऑफ दी पैडी स्ट्रॉ, राइट? तो वो अगर होता तो वो सही कंक्लूजन आपका होता है यहां पे. ओके, चलो नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. अभी अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन समझने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि ये बिल्कुल भी पैसेज में कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन. सो एक चीज ढंग से सुनो मेरी, कि अगर आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करते हो, सपोज आप अपने फ्रेंड से ही कोई बात कर रहे हो और आप कुछ आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको उसके लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं, आपके कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ नॉलेज सिस्टम है आपका अंदर, राइट? उसके बेसिस पे आप कुछ आर्ग्यूमेंट करते हो. सिमिलरली जब ऑथर कुछ पैसेज लिख रहा है तो उनके पास भी कुछ पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन विच ही इज स्टेटिंग कि ये चीजें हैं, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है. तो अगर उनके आर्ग्यूमेंट तो आपको पैसेज में मिल जाएंगे, उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे दोज विल बी इन दी पैसेज. अब वो आर्ग्यूमेंट ट्रू होने के लिए क्या बिलीव्स होने चाहिए किसी के पास वो चीज लिखने के लिए, वो आपको सोचना है. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड इज an assumption is something we believe to be true without direct proof. It is an idea we take for granted.
while making decisions or arguments. It is the unstated foundation, ये important है, unstated foundation upon which an argument, statement or decision is based. ठीक है, तो ये जो अनस्टेटेड फाउंडेशन है ये हमको ढूंढना है. तो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी पैसेज से, उसके सही होने के लिए क्या बिलीव्स होने चाहिए वो हमको सोचना है. ओके, राइट. इन सिंपल वर्ड्स, अजम्पशन इज द हिडन बिलीफ दैट सपोर्ट्स द आर्ग्यूमेंट. तो कैसे अजम्पशन के क्वेश्चंस कैसे करने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है हमारा मेन आर्ग्यूमेंट तो ढूंढना ही हमेशा हमको, मैसेज बेस्ड क्वेश्चन की तरह. ओके, व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट टू मेक सेंस. अगर ये आर्ग्यूमेंट ट्रू है जो ऑथर ने लिखा है, इफ दिस इज ट्रू तो उनके बिलीव्स होंगे कुछ, दैट दोज शुड ऑल्सो बी ट्रू, राइट. तो वो हमको सोचना है. ठीक है, लुक फॉर अनस्टेटेड बिलीव्स दैट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट. ओके, समझ में आ गया. अजम्पशन के क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे कि हमको जो भी मेन आर्ग्यूमेंट दिया है पैसेज में उसको सपोर्ट करने वाली जो जो चीज होगी जिसके बेसिस पे आप वो अजम्पशंस कर सकते हो वो, राइट. ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. ऑल्सो अगर आपको ये डिटेल में देखना है, आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपको, क्योंकि मैंने वहां पे ज्यादा टाइम था मेरे पास, सो व्हाट आई डिड वाज, इसके बाद मैंने स्मॉल स्मॉल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि अजम्पशन होता क्या है, इंप्लीकेशन होता क्या है, इन्फेरेंस होता क्या है. तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो देयर इज अ वीडियो अवेलेबल. ठीक है, ओनली IAS UPSC चैनल पे होगा. सो वहां पे आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रिवीजन नहीं है वो, पूरा स्टार्ट टू एंड मैंने पढ़ाया है वहां पे डिटेल में. ओके, विथ अराउंड 40 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. यहां पे देखो assumption बेस्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको. देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफ एंड हेल्दियर. क्लेम है, ठीक है. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused but what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. एक तो उनको पता नहीं है कि क्या यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है. फायदा करने के बजाय इट कैन हार्म देम ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Can contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as dhatura flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, problem is this: it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use are not well researched or regulated issues. तो अभी क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे कुछ भी चल रहा है मार्केट में. ठीक है, और कैसे भी कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं. सिमिलरली फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसको भी अमाउंट उनको पता नहीं है. उनको लगता है कि नेचुरल है, खराब थोड़ी होगा, डाल दो जितना भी डाल सकते हो, है ना. So all these things are the problems. अभी क्या पूछ रहा है, based on the above passage the following assumptions have been made. क्या क्या assumptions हैं जिसके बेसिस पे ये बना है. So organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers. Inherently, this is an extreme statement. The problem is not कि inherently unsafe है. The problem is लोगों को information नहीं है कि उसको use कैसे करना है, कितने dosage में use करना है, कितना करना है, right? That is the problem. Inherently they are unsafe, ये कहीं पे भी stated नहीं है. So this is wrong. So one is gone, both is gone. ठीक है? Farmers and consumers need to be educated about eco-friendly foods, right? तो they need to be educated, वो तो है ही. ठीक है, यहां पे लास्ट में भी देखो, रेगुलेटेड इश्यूज नहीं है, वेल रिसर्च नहीं है, तो ये करना चाहिए. सो दिस इज अ रीजनेबल अजम्पशन यू कैन मेक. सो ओनली 2 इज द आंसर. सो अभी पहले समझो कि अजम्पशंस में कितना फारफेच जा सकते हो, कितना जा सकते हो. इतना नहीं जाना है कि इनहेरेंटली अनसेफ है, नहीं है कहीं स्टेटेड, लेकिन ये हिंटेड एट है कि प्रॉब्लम किसके वजह से हो रही है, कि लोगों को पता नहीं है. देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, राइट. ओके, बट उसके बाद सारी जो चीजें है वो ये बता रही है कि लोगों को पता ही नहीं है इसको यूज कैसे करना है. तो उसकी वजह से दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड, राइट. तो ये हो सकता है अजम्पशन. नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस वी नीड टू डू. जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, दिस इज फ्रॉम 2023 अगेन. लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कब का था, दिस इज फ्रॉम 2023. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो. ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ.
So here they have given you what? Pharmaceutical patents grant protection to the patentee for the duration of the patent term. The patentees enjoy the liberty to determine the price of the medicines, which in time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public. ठीक है, could be unaffordable to the public. अभी यहां के बाद आप देखो, अगर पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन असेसिंग द पेटेंटेड मेडिसिन. सो दिस इज करेक्ट, राइट, अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक, तो ये हो रहा है. सो दिस इज करेक्ट, तो 1 इज करेक्ट. तो आपके 2 ऑप्शन तो यहां से हट गए. ओके, राइट. अभी आपको चेक क्या करना है, 2 and 4, 3 हटा दो. Last, such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over the longer term. कैसे? Through innovations and research and the development. क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा आपसे लेती है कंपनीज, they invest it back into R&D. तो उसकी वजह से और मेडिसिन और फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे. Although it comes at a cost in the nature of higher prices for patented medicines, the patent provides the patentee with a legitimate mechanism to get returns of the cost incurred इन दी इनोवेशन एंड रिसर्च. ठीक है, ये क्या तरीका होता है, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करते हैं R&D में, उनको वापस भी तो मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट. अगर आप सपोज उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए और आप उसको फ्री में बांटने लग जाओगे, तो वो वापस कैसे रिकवर करेंगे और फ्यूचर में कुछ कैसे डेवलप करेंगे, है ना. सो बोथ साइड्स को लेके चलना पड़ता है. जैसे डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज अ ह्यूज बर्डन ऑन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. नाउ दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. ये बर्डन है डेवलपिंग कंट्रीज पे, पुअर कंट्रीज पे, और ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज. तो सेकंड आप हटा सकते हो, तो आपके पास बचेगा ये ऑप्शन बी, 1 and 4. 4 देखो, गवर्नमेंट्स नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स. पैसेज भी वही कर रहा है, दोनों साइड्स बताए कि हायर प्राइसेस की वजह से पुअर लोग सफर करते हैं, एंड दूसरी तरफ पेटेंटीज को भी देना पड़ेगा ये थोड़ा सा प्राइस का सेटल करने का तरीका, क्योंकि उनको जो इनकर किए उन्होंने कॉस्ट ड्यूरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कैसे रिकवर करेंगे एंड फ्यूचर में कुछ कैसे काम करेंगे किसी चीज पे. तो दोनों चीज जरूरी है. सो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है ये दोनों चीजों को, गवर्नमेंट. तो उनका इंटरवेंशन होना चाहिए, राइट. डन. चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है दैट वी नीड टू डू एंड देन वी आर डन. ओके, रैपिड रिवीजन में इतना ही करना है. सारे के सारे आपने देख लिए एलिमिनेशन टेक्निक, और आपने सारे देख लिए कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सब पे हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. ओके, दिस इज मोर देन इनफ. एंड ये वीडियो के हेल्प कब होगा, जब आप पहले से देख चुके हो और समझ चुके हो क्या क्या चीजें होती है. ठीक है, राइट. फूड कंजम्पशन पैटर्न्स. चलो मैं साइड में हो जाता हूं एक बार, देन यू पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट, एंड नाउ सॉल्यूशन. फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millets. ठीक है, disappearance of many such foods. ठीक है. While food grains production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For a long time, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutritional security in the process. Further, intensive monoculture agricultural practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water, food derived through them. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, राइट. अभी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं देखो. टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव द जीरो हंगर गोल, पहले तो इसकी कोई बात नहीं है. मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल, पहले तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. इसके अगेंस्ट में कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, राइट. अगेंस्ट में पूरी बात की है. सो इनएविटेबल है, ऐसा तो है नहीं है, दूसरी चीजें करनी चाहिए थी. ठीक है, बट क्योंकि उस टाइम की नीड थी, ठीक है, तो हमने वो स्टेप्स लिए. अभी वो नीड नहीं है, तो वी शुड चेंज आवर हैबिट्स इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये हटा दो, ये हटाओगे तो क्या हटेगा, ये हट गया, ये हट गया. नाउ यू हैव 2 and 3, 3 and 4, तो मतलब 3 तो सही है.
Dependence on a few crops has negative consequence for human health and the ecosystem. For the present monoculture agriculture practices, farmers receive subsidies. Now subsidy की कोई बात नहीं है, तो this is beyond the scope of the passage. Okay, subsidies in various ways, and the government offers remunerative prices for grains, and therefore they do not tend to consider crop diversity. ठीक है, जो फ्लैश है लाइट्स का, ठीक है, इसको हटा दो. सो दिस इज करेक्ट 2 and 3. तो 2 and 3 कौन सा ऑप्शन है? दिस. तो यू कैन डू क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2023. हो गया. नाउ डन. बेसिकली हमने देखो क्या देख लिया. दिस आई स्टार्टेड विद दिस रूल्स एंड वर्ड्स. तो वी सॉ 5 रूल्स एंड देन 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इतना अगर पता है और आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने समझाया समझ में आया है, तो आप देखना आपके क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा. नो वन कैन क्लेम कि आप 2 घंटे देखोगे और आप 20-25 क्वेश्चन कर दोगे 27 में से, बट आप जितने कर पा रहे थे उससे थोड़ा आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा. एंड आपको लग रहा है कि और ज्यादा डिटेल में मेरे को देखना है, तो देयर इज ऑल्सो दैट वीडियो अवेलेबल. मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, वो काफी डिटेल और अच्छे से कराया हुआ है स्टार्ट टू एंड. तो अगर आप वो देख लोगे तो फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा ही करके आओगे. ओके, सो एक समरी देख लेते हैं फॉर दी वीडियो. तो दीज आर दी 5 एलिमिनेशन टेक्निक्स, राइट. तो पहला क्या था? बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. उसका क्या मतलब होता है? ये स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो इररिलेवेंट होते हैं, इसलिए हम उसको हटा देते हैं. दूसरा, एक्सट्रीम ऑप्शंस. एक्सट्रीम ऑप्शंस आर टू रिजिड, इसीलिए वी रिजेक्ट देम. पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस, these are misleading, इसीलिए we reject them. Then contextually wrong options, these are incorrect in arguments, इसीलिए we neglect them. And तीसरा, इसको मैं लिख देता हूं, avoid GS and GS कितना गंदा लिखा है, personal bias. बिकॉज द स्टेटमेंट्स कैन बी फैक्चुअली करेक्ट, बट वो पैसेज के अबाउट तरीके से सही हो जरूरी नहीं है. सो नॉट अलाइन विद द पैसेज, इसलिए आप इनको हटा सकते हो. तो ये तो आपके एलिमिनेशन टेक्निक हुए. व्हाट एल्स? अभी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मैंने 5 वर्ड्स बताए. जब भी आपको दिखे मैसेज ऑफ द पैसेज, तो आपको ढूंढना क्या है? टाइटल ऑफ द पैसेज. जब भी आपको मिले क्रक्स ऑफ द पैसेज, आपको क्या करना है? मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. जब भी आपको क्वेश्चन में मिले व्हाट आर द इंप्लीकेशन, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज पॉसिबल इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम्स. ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द इन्फेरेंसेस, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस. एंड व्हेन दे आस्क यू व्हाट आर द अजम्पशंस, आपको ढूंढना है अनस्टेटेड बिलीव्स दैट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पैसेज. तो ये आपके 5 मेन कीवर्ड्स है. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीजनिंग और क्वांट जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता कि किस तरीके से अटेम्प्ट करूं, कब मेरे को सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगा. इसीलिए आई हैव डिवाइडेड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनटू दीज सेक्शंस. आपको यहां से समझ में आएगा कि आप इतना कर लो, एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन वो समझ लो, और इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू डू. और कितने करने हैं? 27 में से आउट ऑफ 27. इफ यू आर एबल टू डू 18 to 20. ठीक है, बहुत बढ़िया है. बाकी आपका फिर टेंशन भी कम हो जाएगा. किसका? रीजनिंग और क्वांट से थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा. कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, सब पढ़ के जाना है, लेकिन थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भरोसा होगा कि चलो ठीक है मैं आधे क्वेश्चन तो कर ही लूंगा. 13-14 भी किए तब भी आपको उधर कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे. ओके, चलो. सो दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रैपिड रिविजन. जल्दी जल्दी करना था, इसलिए जितना करा पाया मैं करवा दिया आपको. इफ यू हैव मोर डाउट्स, या फिर इफ यू फाइंड के कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, या यू वांट मी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हियर. आपका जो भी डाउट्स है, क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी हियर. ठीक है, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर्स पेपर. आपको जब भी एप्टीट्यूड में कभी प्रॉब्लम आती है, ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट. ओके, चलो, राइट. ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर. और आप आराम से पेपर देख के आओ. अभी लास्ट वीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. जितना पढ़ लिया.
ट्राई योर बेस्ट और जो होगा फिर ठीक ही होगा, राइट? चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।